वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हिस्सा नवाज शरीफ साहब का और उनके ख़ानदान का रहा। इस दौर में क्या हुआ? इस दौर में अरबा रुपया पाकिस्तान से चोरी किया गया, उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाकिस्तान से बाहर भेजा गया और उसके बाद वहाँ पर जायदादें ख़रीदी गईं। अब इसका एक हिस्सा है जो हमें मालूम है। नवाज शरीफ साहब के 4 अपार्टमेंट्स हैं मार्बल आर्च में, जहाँ वो ख़ुद रहाइश पजीर हैं। उनके दोनों बेटे रहाइश पजीर हैं। और ये सिलसिला उस वक़्त ज़्यादा सामने आया जब हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा टीवी पे आईं और उन्होंने कहा कि हमारी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। उसके कुछ अरसे बाद दोबारा मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, हमने बात नहीं की थी। एक जर्मन अखबार था सदित्से ज़ैटबर्ग, जिसमें दुनिया के जो बदनाम तरीन हुक्मरान हैं उनकी जायदादों की कहानी दी गई, जिसे हम पनामा स्कैंडल के नाम से जानते हैं। इसमें बताया गया कि जहाँ पे दुनिया के और बेशुमार हुक्मरानों ने अपने अपने, और इसमें क्या कॉमन था? इसमें कॉमन ये था कि जो गरीब तरीन ममालिक हैं उनके हुक्मरान अमीर तरीन थे और उन्होंने अपने मुल्क से पैसा लेके ज़्यादातर अमीर मुल्कों में लगाया था। पाकिस्तान में से शरीफ फैमिली का नाम इस स्कैंडल में आया और हमें पता चला कि पाकिस्तान से अरबा रुपया बाहर ले जाया गया और उससे जायदादें ख़रीदी गईं। लिहाजा इस वक्त तक हमें मालूम है कि 4 अपार्टमेंट्स नवाज शरीफ साहब के मार्बल आर्च में हैं। एक अपार्टमेंट उन्होंने यूके में जो ख़रीदा उसकी एक ही की कीमत तकरीबन 45 मिलियन पाउंड थी, जो अभी आपने ब्रॉडशीट में भी देखी कि किस तरह से पेमेंट हुई। अब सवाल ये है कि ये जो अपार्टमेंट्स हैं जिनकी तकरीबन कीमत जो है वो बिलियन डॉलर के करीब है, और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि शरीफ फैमिली में बच्चा पैदा बाद में होता है और लंदन में उसका अपार्टमेंट पहले होता है। लड़नी है और बाकियों का मसला नहीं है तो फिर बाकियों का मसला नहीं है। लेकिन अगर ये हमें बहैसियत कौम लड़नी है और हम समझते हैं कि हमारा पैसा है, तो फिर पूरी कौम को इसमें अपना हिस्सा डालना है। और जब मैं पूरी कौम कह रहा हूँ तो उसमें अदालतें भी शामिल हैं, उसमें हमारे प्रोसिक्यूशन के इदारे भी शामिल हैं। हमने एक सियासी जमात की हैसियत से अपना फ़र्ज़ अदा किया। हमने एक ऐसे वक्त में इमरान ख़ान ने करप्शन के ख़िलाफ़ नैरेटिव बनाया, बयानिया बनाया, जब पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया कोई था ही नहीं। ये माहौल शुरू हो गया था कि जी कोई बात नहीं है, खाता है तो लगाता भी तो है। उस माहौल में इमरान ख़ान ने पाकिस्तान में करप्शन के ख़िलाफ़ अपना बयानिया बनाया और उसके ऊपर उन्हें वोट मिला। अब पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम में हमारे इख्तियारात लामहदूद नहीं हैं। हम ये नहीं कर सकते कि लोगों को पकड़ के और कहा जाए कि आप इतने अपने पैसे वापस करेंगे तो ही आप रिलीज़ हो सकेंगे। हमारे यहाँ एक अदालती निज़ाम है, हमारे यहाँ एक प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है। जब से जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने और मौजूदा नायब के सेटअप ने अपनी जगह संभाली है, मैं उनको इस बात के ऊपर यकीनन बहुत हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। 400 अरब रुपया उन्होंने मुख्तलिफ़ जो मुल्ज़मान हैं उनसे लेकर के कौमी ख़जाने में जमा कराया है। 400 अरब रुपया, ये नायब की बहुत ही शानदार कारकर्दगी है। इसी तरीके से हमारे अदालतों ने जिस तरीके से पनामा केस का फ़ैसला किया, जिस तरीके से हमारी अदालतों ने बहुत शानदार फ़ैसले किए, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में ये तासुर बना कि अदालती निज़ाम जो है वो करप्शन के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा है, ये इंतहाई काबिल तहसीन बात है। लेकिन कुछ मामलात में आकर के लोगों की उम्मीदें हैं
और लोग ये समझते हैं कि अभी भी निज़ाम तब्दील नहीं हो सका, और हकीकत भी ये है हमने हुकूमत ली है, निज़ाम के ख़िलाफ़ अभी हमारी जंग जारी है। शहबाज शरीफ साहब को जिस तरीके से बाहर जाने की इजाज़त मिली, ये भी हमारे निज़ाम की बोसीदगी का एक इजहारिया है कि किस तरीके से एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में नोटिस हुए, एक ही दिन में उनका बयान हुआ, और एक ही दिन में नोटिस नहीं हुआ, जो नोटिस अभी जारी करके हमें नहीं बुलाया गया, सिर्फ अभी इब्तदाई नोटिस जारी किए गए, और उसके बाद उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। इसमें हो सकता है कि अर्जेंसी का कोई मामला हो, क्योंकि हमें पता नहीं है, अभी तक हमें केस उस तरह से हमने स्टडी नहीं किया, हमें मिला नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो कि कहीं ज़्यादा बीमार हैं शहबाज शरीफ साहब से, अगर वो पाकिस्तान में रह के अपना इलाज करवा रही हैं और उसके साथ कोरोना के महाज पे भी डटी हुई हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को और नवाज़ शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो अपना इलाज पाकिस्तान में कराएं, जिन्होंने एक तवील अरसा पाकिस्तान में हुकूमत की। इसी तरीके से क्या उनके बच्चों ने जो बिजनेसेस किए हैं, क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो पाकिस्तान आएँ और अदालतों का सामना करें? अब मसला यहाँ पे ये है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त देने का मतलब ये होगा कि हम उन हज़ारों कैदियों के हकूक़ को एक तरफ रख दें, हम उनको भूल जाएं, पाकिस्तान के अंदर जो क्लास सिस्टम है उसको हम एक्नॉलेज कर लें, और शहबाज शरीफ साहब को हम बाहर जाने दें, जबकि बाकी तमाम कैदी जो हैं उनको ये हक़ हासिल नहीं है कि वो जेल से बाहर भी इलाज करा सकें। यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ ये बाहर आए हैं, उससे ये तासुर पैदा होता है कि बड़े लोग इस जाले को तोड़ के बाहर निकल रहे हैं और छोटी छोटी मक्खियाँ इस जाले में फंसती और धंसती जा रही हैं। इससे हमारी मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाएगा, इससे हमारी सोसाइटी को शदीद नुकसान पहुँचेगा, जहाँ पे आम आदमी ये समझेगा कि यहाँ पे बड़े लोगों के लिए और कानून है और छोटे लोगों के लिए और कानून है। हमें अदालती फ़ैसलों का बहुत एहतराम है और हमने अब तक तमाम अदालती फ़ैसलों को मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया है, लेकिन इस फ़ैसले के हवाले से हमारे तमाम कानूनी ऑप्शंस मौजूद हैं, और ये जो अपीलें जिसकी अभी शहजाद आपको पूरी डिटेल भी देंगे कि किस तरीके से इसके जो कानूनी मामलात हैं उनको कैसे आगे लेकर के जाना है, वो हमारा हक़ है कि हम अपनी अपील का कानूनी हक़ जो है वो इस्तेमाल करें। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब की कैसे गारंटी कबूल की जाए जबकि वो एक दूसरे मफरूर की गारंटी को पूरा नहीं कर सके। जब वो नवाज़ शरीफ की गारंटी दे रहे थे तो उस वक़्त हमें तो उम्मीद ये थी कि नायब और कोर्ट उन्हें बुला के ये पूछेगा कि आपने तो नवाज़ शरीफ की गारंटी दी थी, वो वापस लेके उनको आपने आना था, वो कहाँ गए? चाहे जाएगा कि शहबाज शरीफ ही को मौका दे दिया जाए कि वो मुल्क से फ़रार हो जाएं। और अब तो ये बयानिया सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ख़ुद अपोजिशन में भी अगर आप देखें तो आसफ़ ज़रदारी साहब ने मरियम बीबी को ये कहा था कि पहले अगर आप तहरीक चलाना चाहते हैं तो नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाएं। ख़ुद अपोजिशन भी ये समझती है कि नवाज़ शरीफ जो है वो मफरूर है। इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि मेरी कमर में दर्द है और वो लंदन गए, और फिर आपने और हमने देखा उनकी जो वीडियोज़ आई वो तो सड़कों पे दौड़ते फिर रहे थे, कोई मसला नहीं था। अब इस केस की जो अहमियत है और इसकी जो लीगल और टेक्निकल अहमियत है उसके ऊपर मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहजाद अकबर साहब से कि वो इसके ऊपर तफसील से रोशनी डालें। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, हम कहते हैं कि कानून जो है वो बराबर होना चाहिए नवाज़ शरीफ फैमिली के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, और छोटे चोरों को भी जो हकूक़ वही मिलने चाहिए जो इस तरह के बड़े चोरों को हकूक़ हासिल है। निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारी जदोजहद जारी रहेगी, और इस तरह मैंने अर्ज़ किया ये जदोजहद सिर्फ़ इमरान ख़ान की नहीं है, हमारे पूरे मुआशरे की है, और हर इदारे को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। शहजाद जी, अस्सलाम वालेकुम।
दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं आपसे मुख्तसरन बात करना चाहता हूं और कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन भी ज़रूरी है। वैसे तो इस तरह के अदालती हुक्म जितने भी होते हैं उनका मामला अदालत में ही उसको चैलेंज किया जाना है और उसका एक प्रोसेस भी है, बिकॉज़ वो लास्ट वर्किंग डे पे था और अब नेक्स्ट वर्किंग डे पे जो भी हुकूमती कानूनी लाया अमल होगा वो फोर्स में आएगा। लेकिन आज आप लोगों से बात करना और इन तमाम चीज़ों के ऊपर रोशनी डालने की सबसे बुनियादी वजह, और ये मैं बिल्कुल शुरू में कहना चाहता हूँ, इसकी बुनियादी वजह हमारे पोजीशन में जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जो कल से 2-4 दिनों से और अगले आने वाले दिनों की भी मैं आपको पेशन गोई कर रहा हूँ कि उन्होंने बार बार ये चीज़ें दोहरानी हैं और जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि वो अदालत को मिसलीड करते हैं, वो अवाम को भी गुमराह करने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं और करेंगे। तो इसलिए ये जो कुछ चीज़ें फैक्चुअल आपके सामने रखना और इसमें ज़रा बराबर भी मेरा ओपिनियन शामिल नहीं है, वो बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले आ जाते हैं जो शहबाज शरीफ के साहब के बाहर जाने का मामला है। उसकी जो सियाको सबाक और सारी बैकग्राउंड की तो आपको फवाद साहब ने बड़ी तफसील से बात कर दी है। अब एक ही दिन में जब वो फ़ैसला आया तो उस वक़्त जब कोर्ट में हियरिंग हुई, हम ये समझते हैं कि इन्होंने अदालत को प्रॉपरली असिस्ट नहीं किया। चाहे आप पटिशनर हों या रिस्पोंडेंट हों, दोनों तरफ के वकला के ऊपर और हर पटिशनर के ऊपर लाजिम होता है कि अदालत को सही फैक्ट्स बताएं और उनको सही तरह से असिस्ट करें। अब जो इस वक्त हुक्म लेके ये सुबह सवेरे पहुंचे थे वो ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिका एक हुक्म था और मैं आपको वो उस हुक्म का जो ऑपरेटिव पैरा है वो पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है, कीपिंग इन व्यू द पास्ट कंडक्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री, द फैक्ट दैट नेम ऑफ द पिटिशनर इज़ नॉट इन द एग्जिट कंट्रोल लिस्ट एट द मोमेंट, द नेम ऑफ पिटिशनर इन ब्लैक लिस्ट इफ़ ऑलरेडी प्लेस्ड विल नॉट स्टॉप द पिटिशनर फ्रॉम वन टाइम विजिट टू यूके। आगे डेट लिखी हुई है। अब अर्ज़ ये है कि जो अदालती हुक्म है वो लेटर एंड स्पिरिट में तो ब्लैक लिस्ट का है। मुख्तलिफ़ तहकीकाती इदारों ने मुख्तलिफ़ केसेस के अंदर इनका नाम PNIL एक लिस्ट है जो कल इनकी मैं हैरत होती है कि ज़ाती मुलाजमों को वकील के तौर पे पेश कर देते हैं। वो एक अता तारड़ साहब हैं जो इनके PSO थे, वहाँ से उठ के आप अपने आप को कहते हैं मैं वकील हूँ। पता नहीं मुझे तो कैसे वो वकील हैं। वो उन्होंने कल PNIL का एक नया पता नहीं नाम बताया था, पर्सन नॉट इन द लिस्ट। मैं उस पर बड़ा हैरान हो रहा था कि अगर ये लीगल असिस्टेंस मिल रही है तो फवाद चौधरी साहब से मैंने कहा, अटॉर्नी जनरल को कहा कोई लीगल एड हमने शुरू किया था तो शहबाज शरीफ साहब को कोई बेहतर लीगल एड के वकला दे दें। ये पर्सनल नॉट इन द लिस्ट नहीं है, ये प्रोविजनल नेशनल आइडेंटिफिकेशन लिस्ट है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इसके ऊपर भी डिलिब्रेशंस हो चुकी हैं, इसकी बाकायदा SOPs बनी हुई हैं। तो ये वो लिस्ट है। इनका जो ECL में नाम डालना, चूँकि ये पहले जेल में थे तो और पुराने केसेस में जब इनका ECL के ऊपर नाम था तो उससे निकाला जा चुका था अदालती हुक्म से। नई रिक्वेस्ट जो है वो इन प्रोसेस है। लास्ट वर्किंग डे के ऊपर जब ये ऑर्डर आया तो वो ब्लैक लिस्ट से मुतल्लिका था। अब ये चूँकि इसके अंदर जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं, जो कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, उसको लेके हुकूमत इसकी अपील करेगी इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ और फिर उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है कि नेक्स्ट इसमें स्टेप क्या होना है। अब दूसरा इसके अंदर जो जाने का तो मामला मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि अदालत के सामने अब हुकूमत भी अपना मौक़िफ़ लेके जाएगी और जो तहकीकाती इदारे जो जिनको ये मतलूब हैं, और फिर इसके साथ साथ वो फैक्ट जो फवाद ने ज़िक्र किया कि ये ऑलरेडी मफरूर हैं। और कल से एक बड़ी बात की जा रही है कि जैसे अदालती हुकाम की हम कोई हुक्म की हुकूमत को कोई इज़्ज़त नहीं है। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिनके सो कॉल्ड लीडर के ऊपर प्रोक्लेमेशन इशू हुई है, इश्तिहारी मफरूर डिक्लेयर किए हुए हैं, जिसका मतलब ये है कि वो फौरी तौर पे मुल्क में वापस उनको लाया जाए। और हर कानून को जानने मानने वाले शख्स के लिए ज़रूरी होता है, प्रोक्लेमेशन का मकसद क्या होता है, जब किसी को इश्तिहारी मुलज़म करार देते हैं तो हर शहरी के ऊपर लाजम है कि जिसको जहाँ मिले उसकी इतला दे या उसको पकड़ के हवाला पुलिस करे ताकि उसके मुकदमात आगे चल सकें। तो ये लोग आज कहते हैं जी कि अदालतों के हुक्म हैं, तो सबसे पहले उनको उस हुक्म के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो ये कल से जो लाहौर हाई कोर्ट का शहबाज शरीफ साहब की बेल के ऊपर डिटेल ऑर्डर आया है, उस डिटेल ऑर्डर को लेके जो मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने कल भी इस पर बातचीत की और आज भी करेंगे, अगले 4 दिन भी करते रहेंगे।
उस ऑर्डर की, डिटेल ऑर्डर की कुछ क्लैरिफिकेशन और उसके ऑर्डर के बाद जो बातें की गई हैं वो कुछ वजाहत करना बड़ा ज़रूरी है। एक बात ये की जाती है, पहले मैं जनरल बात कर देता हूँ, फिर मैं ऑर्डर के अंदर आ जाता हूँ ताकि इस ऑर्डर को समझ भी लिया जाए कि बेल का ऑर्डर कहता क्या है और बेल का ऑर्डर का इम्पैक्ट क्या है। पहले तो ये बात कहते हैं कि जी शहजाद अकबर साहब बड़े कागज़ लहराते थे PID में, तो वो किधर हैं वो सबूत? अदालत में तो वो सबूत नहीं हैं। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए आज ये 55 वॉल्यूम्स लेके आया हूँ। 54 वॉल्यूम्स का इसके अंदर एविडेंस है। फर्स्ट वॉल्यूम इसका रेफरेंस और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, ये आपके सामने मौजूद है। ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट लाहौर में ये एविडेंस है जिसमें से आई थिंक इस वक्त 12 या 13 गवाह हो चुके हैं और ईद के फ़ौरन बाद ट्रायल आगे चलेगा और 100 के ज़ायद इसके अंदर गवाह हैं, क्योंकि इस केस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो सारे का सारा प्रोड्यूस होना है अदालत में। तो सबसे पहले ये जो कौम को गुमराह करने की कोशिश करना है कि कहाँ है वो सबूत, तो ये जनाब आली ये हैं वो आपके ज़राए जो आप तो बताने से कासिर हैं, लेकिन ये सारे का सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसका मुंह बोलता सबूत है। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मैंने बैठ के नहीं बनाया, नैब के किसी अफसर ने बैठ के नहीं बनाया, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग डिटेल। और मैं आपको ये बता दूं, ये वॉल्यूम्स ख़त्म नहीं होते। SGS और कोटेकना का केस आज तक ख़त्म नहीं हो सका है। आज भी ब्रॉडशीट कमीशन के अंदर से वो लाश फिर निकल आई है। तो इसी तरह से ये चाहे जो मर्ज़ी कर लें, जिस जगह मर्ज़ी जाके टकरे मारें, ये एविडेंस ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो उनकी सहूलत के लिए मैं बता दूं जी कि ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है जो अदालत में दाखिल हो चुका है रेफरेंस के साथ। बेल ऑर्डर जो डिटेल आया है रीजनिंग के साथ, इसके देखिए पहले ये बेल की जब एप्लीकेशन गई तो बेल एप्लीकेशन के ऊपर स्प्लिट जजमेंट आई। एक जज साहब का ख्याल था कि बेल बनती है और एक जज साहब का ख्याल था बेल नहीं बनती। उन दोनों ने अपनी रीजनिंग दी। उसके बाद ये मामला गया 3 जजेस के पास लाहौर हाई कोर्ट के। उन 3 जजेस ने अपना डिटेल ऑर्डर जारी किया है और उस डिटेल ऑर्डर के मुताबिक उन्होंने, मैं अगर आपको मुख्तसरन बता दूं कि 3 ग्राउंड्स फॉर्मुलेट किए। अच्छा, ये 3 ग्राउंड्स फॉर्मुलेट करने से पहले मैं आपको एक अर्ज़ करना चाहता हूँ बेल ऑर्डर्स के लिए, और ये मेरी ज़ाती राय नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर्स बेंच का एक फ़ैसला है बेल के ऊपर कि बेल ऑर्डर में क्या बात हो सकती है और क्या बात नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वो जो फ़ैसला है वो जो प्रिंसिपल्स हैं इंसाफ के, उनको सामने रखते हुए वो फ़ैसला किया गया है। ये फ़ैसला है PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 445। ये इसकी साइटेशन है। ये नवाज शरीफ साहब के केस के अंदर ही जारी हुआ था। इसके अंदर बेल के जब फ़ैसला लिखा जाता है डिटेल, तो एक प्रिंसिपल ले डाउन है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। इस फ़ैसले में ये रीइटरेट हुआ, यानी कि दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया तमाम कोर्ट्स को कि जब आपने बेल का ऑर्डर लिखना है तो उसका प्रिंसिपल आपके सामने क्या होना चाहिए। मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपको अर्ज़ करना चाहूँगा। एक उन्होंने, और ये नैब के ही केस का है, उसमें उन्होंने लिखा कि जो जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट की, कोर्ट deprecated the practice of writing lengthy judgments in bail matters and observe that instead of adhering to the guidelines issued and recommendations made by the Supreme Court in case of Mohammad Shakil versus the state regarding shorter format of the order to be passed in matters in bail, High Court impugned judgment relating to bail upon suspension of sentence spanned over 41 pages. और अगला प्रिंसिपल उन्होंने लेट डाउन किया कि वाइल डिसाइडिंग सच एन एप्लीकेशन मेरिट्स ऑफ द केस वर नॉट टू बी एडवर्टेड और कमेंटेड अपॉन इन एनी डिटेल, कि जब आप बेल का फ़ैसला लिखते हैं तो केस की एविडेंस के ऊपर, चूँकि आप बेल का फ़ैसला लिख रहे हैं, एविडेंस के ऊपर चाहे उसके हक़ में हो या उसके ख़िलाफ़ हो, आप कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज वो एप्लीकेबल नहीं होती, वो प्रेजुडिशियल हो जाती है या प्रोसिक्यूशन के केस के ख़िलाफ़ या डिफेंस के केस के ख़िलाफ़। दोनों सूरतों में आप नहीं करना। और ये एक ले डाउन प्रिंसिपल है, गाइडलाइन है बेल ऑर्डर्स का क्या। और ये चूँकि 41 सफ़ों का एक बेल ऑर्डर लिखा गया था, उसको डिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी। ये ऑर्डर भी 40 सफ़ों का है, विच इज़ अगेन अ चैलेंजेबल। दिस इज़ अ ग्राउंड फॉर अपील। हम आपको बता रहे हैं कि पहली ग्राउंड इसकी, इस ऑर्डर के लिए ये ग्राउंड है। उसके बाद अब
बेल ऑर्डर पे आ जाइए तो बेल ऑर्डर के अंदर 3 चीज़ों पे उन्होंने इनको पॉइंट्स किए कि जी चूँकि ये एक रेफरी बेंच था जिसके पास मैटर आया, 3 उन्होंने कहा हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए। पहला ये था कि क्या फैक्ट्स और मेरिट्स के ऊपर बेल हो सकती है। दूसरा पॉइंट ये था कि क्या मेडिकल ग्राउंड इस केस में है जिस पे बेल हो सकती है। और तीसरा ग्राउंड था डिले इन ट्रायल, क्या इसके ऊपर बेल हो सकती है। इसके ऊपर इस हाई कोर्ट के जो डिटेल फैसले के अंदर उन्होंने बी और सी जो पॉइंट है, यानी कि मेडिकल ग्राउंड और डिले इन ट्रायल जो है, यानी कि ट्रायल की तवालत है, उसके ऊपर असजद गुराल साहब के फैसले से एग्री किया तीनों जजेस ने। यानी कि 4 जजेस ने ये कह दिया कि ना ही इस केस में कोई मेडिकल ग्राउंड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए कि इस केस में ना ही कोई मेडिकल ग्राउंड है और ना ही मुकदमे की जो तवालत है उसकी वजह से बेल होनी चाहिए। अब यहाँ 2 सवाल पैदा होते हैं जो कि ऑफ कोर्स अप्रोप्रिएट फोरम है, इसमें अपील होनी चाहिए और वो अपील करें। पहला ये है कि अगर मेडिकल ग्राउंड नहीं है तो जो अब शहबाज शरीफ को उन्होंने सहूलत लेने की कोशिश की मेडिकल ग्राउंड में पाकिस्तान से बाहर जाने की, और मेडिकल ग्राउंड और मेडिकल चेकअप के लिए उनको इजाज़त दी गई, तो ये 2 फैसलों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इसलिए इस फैसले में अपील होनी चाहिए। और वो 4 जजेस ने कहा कि मेडिकल ग्राउंड नहीं है। अब सिंगल जज बेंच कह रहा है कि ये जा सकते हैं मेडिकल के लिए, तो ये क्लियर कॉन्ट्राडिक्शन है। सेम अक्यूज्ड एंड सेम सिमिलर मैटर, तो दिस इज़ अ फर्स्ट एंड वेरी फेयर ग्राउंड फॉर अपील जिसको लेके आगे जाना पड़ेगा। दूसरा ये कहा गया कि मुकदमे में तवालत की वजह से बेल नहीं हो सकती। अच्छा, चूँकि इसमें हम अपील की बात कर रहे हैं तो अपील के लिए ये भी ग्राउंड बड़ा वैलिड है, क्योंकि इसी केस में जो दूसरे को अक्यूज़ड हैं हमज़ा शहबाज, उनको हार्डशिप और मुकदमे की तवालत की वजह से बेल दी गई। सो ये एक और कॉन्ट्राडिक्शन है जिसके ऊपर अपील बनती है। अब हम आ जाते हैं इस केस के अंदर उन्होंने, और जब बाहर चले जाएंगे तो और और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब अगर ये मुल्क से बाहर चले जाते हैं तो एब्सेंस में किसी अक्यूज़ के ख़िलाफ़ ट्रायल प्रोसीड नहीं कर सकता। ये बाहर चले जाएंगे तो बाकी जो इस केस के अंदर 14 मुल्ज़मान हैं उनका हक भी मारा जाता है क्योंकि उनका मुकदमा चल नहीं सकेगा। सो ये एक और कंसिडरेशन है जो इस केस में सामने होनी चाहिए थी, और चूँकि इन लोगों ने अदालत को बाकायदा असिस्ट नहीं किया तो वो उसमें एक अपीलेबल ग्राउंड बनता है। अब हम आ जाते हैं इसके फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर। फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर जो हम समझते हैं, और ये चीज़ उन्होंने बार बार कही, आज कुछ अखबारों ने हेडलाइंस भी लगाई हुई थी कि जी करप्शन का कोई सबूत नहीं है और करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है। देखिए, करप्शन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के सेक्शन जो ऑर्डिनेंस है 99 का, उसके सेक्शन 9 के तहत 12 उसकी तकरीबन मेरे ख्याल में शिकें हैं जिसके तहत करप्शन एंड करप्ट प्रैक्टिसेस का लफ्ज़ लिखा गया है कि ये 12 ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनमें से एक भी कमिट होगा तो इसका मतलब है करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हुई। उसमें से एक ऑफेंस है 9A5 का जो है एसेट बियॉन्ड मींस। एसेट बियॉन्ड मींस किसी प्राइवेट आदमी के ऊपर नहीं हो सकता। नैब का आप सहाफ़ी हैं, आपके ऊपर नहीं हो सकता, कोई दुकानदार है उसके ऊपर नहीं हो सकता, कोई फैक्ट्री ओनर है उसके ऊपर नहीं हो सकता, ये सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ऑफिस होल्डर के ऊपर हो सकता है। और उसकी वजह है क्योंकि इसी कानून के अंदर प्रिजम्पशन का एक सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर के जो असासे हैं उसकी आमदन से ज़ायद हैं तो इसका मतलब है कि उसने करप्शन की है। अब ये दूसरी चीज़ समझना ज़रूरी है कि ये कानून सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में इस तरह के कवानीन पाए जाते हैं। मैं आपको बरतानिया की मिसाल दे देता हूँ। अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर आम आदमी के ऊपर नहीं हो सकता, पेप के ऊपर हो सकता है। पेप क्या है? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, जो आपके यहाँ पब्लिक ऑफिस होल्डर कहलाता है। तो ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि करप्शन सिर्फ उस सूरत में नहीं साबित होती कि आप किसी से नोट लेते हुए पकड़े जाएं। वैसे ये जितने सियाने हैं मुझे लगता है एक दिन ये भी इस तरह भी साबित हो जाना है, किसी से बैग लेते पकड़े जाएंगे। लेकिन सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है, आपके असासे जो आपसे बरामद होते हैं आपके आमदन से ज़ायद वो काफ़ी हैं। दूसरा एक चीज़ जो सरफ़ नज़र कर दी गई वो मनी लॉन्ड्रिंग है। मनी लॉन्ड्रिंग वो नासूर है जिसकी वजह से आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है फैटफ की, उसको भी सरफ़ नज़र कर दिया गया। इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं और ये उस ग्रोह के सरगना करार पाए हैं
इस केस के मुताबिक जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की। अब आ जाते हैं इसके अंदर जो इनकी जजमेंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ सरफ नज़र हुई और इसके ऊपर अपील बनती है और नैब को इसमें ज़रूर अपील करनी चाहिए। एक ये ग्राउंड लिखा हुआ है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाएगी जी कि नैब ने कहा है कि शहबाज शरीफ का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, किसी भी टीटी के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। ये जी हाई कोर्ट के फैसले ने कह दिया। पहली बात मैंने बता दी कि ये बेल ऑर्डर है। दूसरा, नैब का अगर आप वॉल्यूम 1 में रेफरेंस देखें और आईओ रिपोर्ट देखें तो नैब का केस क्या है कि शहबाज शरीफ के एसेट्स में जो इजाफा होता है वो इसके ख़ानदान को मिलने वाली जाली टीटीज़ के थ्रू होता है, जिसको शहबाज शरीफ ख़ुद डायरेक्टली इस्तेमाल करता है और वो सारे असासे इस्तेमाल होते हैं उनकी पहली जो ज़ोजा हैं नुसरत शहबाज उनके अकाउंट से। और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो इस ऑर्डर में नहीं लिखे गए, लेकिन मैं आपको उनका हवाला देना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि आईओ रिपोर्ट में और इन 55 वॉल्यूम्स में उसका एविडेंस है जो कोर्ट में कुछ प्रोड्यूस हो चुका है और बाकी प्रोड्यूस होना बाकी है। उसमें से सबसे पहले ज़रूरी ये है, डायरेक्ट ट्रांसफ़र है 4.9 मिलियन का अगस्त 2008 में नुसरत शहबाज से शहबाज शरीफ के अकाउंट में उनके पर्सनल यूज़ के लिए। जो टोटा लैंड क्रूज़र है शहबाज शरीफ साहब ने जो उन्होंने इंपोर्ट की थी उसकी ड्यूटी पे की। और ये सफ़ा नंबर 150 है आईओ रिपोर्ट का, सफ़ा नंबर 150 है। उसके अंदर ये वाज़े तौर के ऊपर डेट्स के साथ और पूरी चीज़ दी गई है और साथ उसके एविडेंस लगा हुआ है। मामला बड़ा सिंपल सा है, आप अगर समझते हैं आप फ़ैसला कर लीजिए। दूसरे मुल्कों में ज्यूरी ट्रायल होता है जो फैक्ट्स के ऊपर फ़ैसला करता है, मैं आपको ज्यूरी बना देता हूँ। ये कहते हैं शहबाज शरीफ ने डायरेक्ट पैसे वसूल नहीं किए अपने अकाउंट में। क्या ये ज़रूरी है कि उसके अपने अकाउंट में डायरेक्ट आए हों? मैंने कस्टम ड्यूटी देनी है अपनी गाड़ी की, मेरी बीवी के अकाउंट में उसी दिन सेम डेट, तारीख भी मेंशन है अगस्त की 2008 की, 4.9 मिलियन ही आता है टीटी की सूरत में जो कि जाली टीटी है, और उसी दिन उसके अकाउंट से मेरे अकाउंट में आता है और मैं कस्टम ड्यूटी अदा करता हूँ। अब मुझे बताइए मेरे भाई, ये इतना कनेक्शन काफ़ी है या इससे ज़्यादा कोई तारे लगा के कनेक्शन साबित करें? ये एक पहली सी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो सरफ नज़र हो गई। दूसरा एक और इंसिडेंट है सफ़ा नंबर 53 आईओ रिपोर्ट के, उसमें ये कहा गया है जी ये नुसरत शहबाज डिपेंडेंट नहीं है। नुसरत शहबाज टैक्स डिक्लेरेशन में बताती हैं मेरी आमदन तो इधर से आ रही है सारी। एक उन्होंने 810 कनाल डिफरेंट मोज़ाज में तहसील चूनिया और फ़िरोज़वाला में गिफ्ट शो की हुई है कि जी मुझे गिफ्ट मिली हुई है शोहर की तरफ से। कहते हैं कनेक्शन नहीं है, वो इंडिपेंडेंट हैं। वो ज़मीन आज भी आईओ रिपोर्ट में सफ़ा 53 पे लिखा हुआ है कि वो ज़मीन आज भी शहबाज शरीफ के नाम पे है, ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। FBR के रिकॉर्ड में उन्होंने अपनी दिखाई हुई है नुसरत शहबाज साहिबा ने, और आगे से शहबाज शरीफ साहब के नाम पे अभी भी आज मौजूद है रेवेन्यू के रिकॉर्ड के मुताबिक, और ये भी नैब के रेफरेंस का और वॉल्यूम का हिस्सा है। फिर एक और चीज़ कि शहबाज शरीफ साहब ने टीटी की अमाउंट इस्तेमाल नहीं की, ये भी आपको बतलाएंगे मुस्लिम लीग नून वाले दोस्त आके, ये भी गलत है। उन्हें काइंडली रेफ़र कीजिएगा आईओ रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 52 और उसके साथ मुंसलिक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। 2015 और 16 के दौरान 3 प्रॉपर्टीज़ एक्वायर की गई शहबाज शरीफ साहब की जो वाइफ हैं तमीना दुरानी साहिबा के नाम, जिनमें से एक है हाउस नंबर 8-7 ब्लॉक ए फ़ेज़ 5 DHA लाहौर में, 24 मिलियन उसकी कीमत दिखाई गई। दूसरा है हाउस एट विस्परिंग पाइन मोज़ा मखनियाल, 14.7 मिलियन, ये इस्लामाबाद में है। आईओ रिपोर्ट के मुताबिक और इस जो एविडेंस इस रेफरेंस में पेश किया गया है उसके मुताबिक ये प्रॉपर्टी जो है, ये अगर मैं आपको पढ़ के बता दूं तो ये उन टीटीज़ के बदले में जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में आती हैं, एक उसमें वहाँ से पैसे निकाल के ट्रांसफ़र किए जाते हैं शहबाज शरीफ के अकाउंट में और वो करते हैं। दूसरा एक कंपनी है GNC
आपको याद होगा 2 इन्होंने अपने होनहार लोग, एक को पॉलिटिकल डायरेक्टर और एक स्ट्रेटजी डायरेक्टर से CM सेक्रेटेरिएट में 10 साल अपॉइंट कर ही रखा, उनके नाम के ऊपर फ्रंट कंपनी थी, ये भी रेफरेंस का हिस्सा है। उसी दिन इनका कैश बॉय मसरूर अनवर वही एग्जैक्ट अमाउंट निकालता है और वही एग्जैक्ट अमाउंट इनके अकाउंट में डालता है। अब इनका लिंक कैसे इस्टेब्लिश होता है कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा तहमीना दुरानी साहिबा भी ये जाहिर करती हैं अपने टैक्स रिटर्न्स में कि ये प्रॉपर्टी मुझे शहबाज शरीफ ने गिफ्ट की है। जब सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना है तो गिफ्ट फ्रॉम माय हस्बैंड, वो गिफ्ट फ्रॉम मेरे हस्बैंड आ गया और हस्बैंड ने जो पैसे डाले वो TT वाले पैसे इसके अंदर डाले। सो ये एक और चीज़ है जो IO रिपोर्ट के अंदर मौजूद है, लेकिन ये कहेंगे जी कि इसके अंदर कोई डायरेक्ट लिंक नहीं इस्टेब्लिश किया गया। इसके बाद एक और चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि ये भी कहा गया कि IO रिपोर्ट ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया सोर्स ऑफ शहबाज शरीफ की इनकम का। तो वो भी मैं अर्ज़ कर दूं कि IO रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 55 में ये लिखा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ एसेट्स बाय अक्यूज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इन हिज ओन नेम। ये वाज़े तौर पे इस चीज़ का सबूत है कि ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं। ये एक अपीलेबल ऑर्डर है, इसके ऊपर इनको अपील करनी चाहिए और बड़े वाज़े इसके अंदर प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और जितनी इसके अंदर ये लेंथी जजमेंट है ये भी सुप्रीम कोर्ट के जो प्रिंसिपल्स लेड डाउन हैं उनके ख़िलाफ़ है। अब कंक्लूजन में बड़ी एक सिंपल सी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये तमाम चीज़ें जो रेफरेंस का हिस्सा हैं इसका आज तक एक तो चीज़ है जो कोर्ट ऑफ लॉ में होनी है। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया, उसके ऊपर अपील होगी, इंशाल्लाह वो चीज़ें सारी खुल के सामने आ जाएंगी और ये बेल ऑर्डर है, ये सारा केस चलना है। आज दिन तक एक तो हो गया ना कोर्ट ऑफ लॉ, एक है कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन, अवाम की कोर्ट। आप प्राइवेट शख्स नहीं हैं, आप सियासी शख्स हैं। आज तक ना इनके बड़े भाई नवाज शरीफ ने वो ज़राए बताए कि लंदन के फ्लैट्स कहाँ से ख़रीदे गए थे। मैं कहता हूँ एक लम्हे के लिए छोड़ दें, 90s में ख़रीदे इन्होंने, पूरी दुनिया जानती है। आप में से बहुत सहाफ़ी सीनियर लोग जानते हैं, वो नवाज शरीफ साहब को इंटरव्यू करते रहे लंदन में 90s में। वो छोड़ दें, आज 2004 में बता दें उसके ज़राए कहाँ से आए थे, क्या सबूत थे उनके पास। इसी तरह से शहबाज शरीफ और इनके साहबजादे बता दें, मसरूर अनवर, पापड़ वाला, रेडी वाला, फलूदे वाला, उनसे इनका क्या ताल्लुक़ है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की TTs इनके अकाउंट में भेज रहे हैं। वो शख्स जो उन मुल्कों में कभी गए नहीं। ये वो इम्पॉर्टेंट सवाल हैं जो इनको अपने ट्रायल में तो देने पड़ेंगे और ट्रायल का भी फ़ैसला होना बाकी है, लेकिन कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में भी इनसे पूछा जाना चाहिए, आज भी पूछा जाना चाहिए। जब भी ये अवाम के सामने आए तो इनसे पूछा जाए कि मंजूर पापड़ वाले से आपका ताल्लुक़ क्या है, क्योंकि जब तक इस सवाल का ये जवाब नहीं देंगे कि मंजूर पापड़ वाले की, और ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मंजूर पापड़ वाले के नाम से उसके ID इस्तेमाल हो के इनके बच्चों के अकाउंट में वो पैसे आए हुए हैं जो इन्होंने इस्तेमाल किए हैं। इनके बीवी के अकाउंट से पैसे निकाल के इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, अपनी गाड़ी की कस्टम ड्यूटी दी है। उस कनेक्शन को ये कैसे जुटलाएंगे? क्या इन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि ये कौन है भाई, मंजूर इतना अच्छा आदमी है, हमें पैसे दिए जा रहा है वो भी डॉलर्स। तो ये सवाल उनका जवाब देना पड़ेगा, इतनी जल्दी जान खलासी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जनाब। मकबूल।